हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जीव विज्ञान की पार्ट 1 पढ़ेंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि साइंस में आपको 1000 क्वेश्चन कम से कम मल्टीपल चॉइस मैं करवा दूंगा। ठीक है, तो 1000 क्वेश्चन प्लस। ठीक है, तो यहाँ पर ये पहला पार्ट है। अब मैं 3 पार्ट में आपको पढ़ाऊंगा जीव विज्ञान। ठीक है, मतलब बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, तीनों पार्ट अलग अलग पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये जीव विज्ञान का पहला पार्ट है और इसमें 30 क्वेश्चन टोटल हैं। ठीक है, मैंने इसको पीडीएफ फॉर्म में नहीं किया है, सीधे जो क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं उनको ही यहाँ पर उसी की पीडीएफ यहाँ पे बना दी है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को कोई इससे दिक्कत नहीं होगी। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं पीडीएफ फॉर्म में भी इसको करके आपके लिए मतलब अगली वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन अगर आप लोग चाहें तो मैं ऐसे ही ये कर दूँ। इससे मुझे थोड़ा सा टाइम कम लगता है और मुझे थोड़ी सी दिक्कत कम होती है। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरा थोड़े से स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो आप लोगों से बस यही मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि इसमें 30 क्वेश्चन है। और ये मान के चलिए कि अगर 2 महीने अभी आपका पेपर लगभग नहीं होगा, ठीक है, तो अगर 2 महीने में भी अगर 30-30 क्वेश्चन लगातार सिर्फ एक वीडियो भी आती रहेगी तो आपके पास लगभग 1800 क्वेश्चन सिर्फ आपके बायो के हो जाएंगे। ठीक है, तो 18 अगर बायो के हो गए 1800, तो तीनों के मिला के आपके लगभग 5400 क्वेश्चन हो जाएंगे, 5400 क्वेश्चन लगभग हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो लगभग 5000 क्वेश्चन आपके मैं करवा दूंगा। ठीक है, आज अभी तो देखिए ये एक ही वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ, जैसा भी आप लोग को लगे वैसा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि क्या ये जो मैं कर रहा हूँ ये बिल्कुल आप लोगों को सही लग रहा है कि नहीं। ठीक है, क्योंकि मैं कोई भी काम करता हूँ तो आप लोगों से जरूर एक बार राय ले लेता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए थोड़ा सा धीमे धीमे काम चल रहा है। और अब मैं इसको स्टार्ट करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे काफ़ी लोगों से मैंने बात की है, तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो लोग तैयारी कर रहे हैं, अपनी बहुत धुआंधार तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि ऐसे बहुत से लोगों को मैं जानता हूं जो जूनियर की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, वो इस तरीके से तैयारी कर रहे हैं कि जूनियर हो या प्राइमरी हो, वो कह रहे हैं कि आए आनी तो है ही। तो काफ़ी लोग तैयारी कर रहे हैं, तो उसी को देखते हुए मैंने भी यहाँ पे सोचा है कि अब क्लासेस स्टार्ट कर दूं। तो उसी की कड़ी में ये पहली यहाँ पे क्लास है, इसको आप लोग देख लीजिए। अगर आप लोग अच्छी लगे तो कमेंट में बताइए और इसी के आधार पे मैं बाकी क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, अभी थोड़ा सा स्लो काम चल रहा है, 4-5 दिन का मुझे समय दीजिए, क्योंकि मैं अभी बीमार रहा हूँ लगातार। तो 4-5 दिन के अंदर ही मैं इसको आज एक डाल रहा हूँ, हो सकता है फिर मैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की डेली डेली एक एक मतलब 3 वीडियो ये दे दूं। और अगर और थोड़ा सा सही हो पाया, आप लोग मुझे पहले से ही जानते हैं कि मैं मैथ और साइंस लगातार मैंने बहुत जल्दी जल्दी करवाया है, तो हो सकता है कि मैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के अलावा आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी और पॉलिटी का भी करवा दूं, और मैथ्स के जो चैप्टर्स हैं उनको भी कंप्लीट करवा दूं। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें क्या किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, वैसे तो मैं फालतू की बातें नहीं करता हूं, लेकिन आज थोड़ा सा बताना जरूरी था क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका है। तो चलिए देखते हैं, अब आगे देखते हैं। पहले यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, पहला है निम्न में से बेमेल को ज्ञात कीजिए। ठीक है, बेमेल को ज्ञात कीजिए। तो क्या क्या है, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, पैथोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है, तो इनमें से बेमेल क्या है। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, साइकोलॉजी। ठीक है, ये बेमेल है। बाकी तीनों क्या है, साइकोलॉजी मनोविज्ञान की एक अलग विधा है, तो साइकोलॉजी क्या है, ये मनोविज्ञान है। और बाकी ये जो है ये आपके जीव विज्ञान से संबंधित है, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी ये आपके जीव विज्ञान से संबंधित है, और साइकोलॉजी आपका मनोविज्ञान है, इसलिए साइकोलॉजी अलग है इनसे। घाव के भरने में सहायक विटामिन है, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए या विटामिन डी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, विटामिन सी। ठीक है, घाव के भरने में सहायक विटामिन कौन सा है, विटामिन सी। और जो इसका रासायनिक नाम है वो है एस्कार्बिक एसिड। ठीक, क्या है, एस्कार्बिक एसिड। ठीक, एस्कार्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है। ठीक है, और ये किन में पाया जाता है, ये ज्यादातर खट्टे जो है, खट्टे पदार्थ होते हैं उनमें होता है, जैसे कि नींबू, संतरा, टमाटर, मिर्च, अंकुरित अनाज, इनमें सब में होता है। ठीक है, और इसकी कमी से जो रोग होता है उसका नाम होता है स्कर्वी। ठीक, इसमें क्या होता है, मसूड़ों में, मसूड़ों के फूलना, मसूड़ों से संबंधित ये बीमारी होती है स्कर्वी। ठीक है, अब देखिए तीसरा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक वायरस द्वारा होता है, डिप्थीरिया, मलेरिया, हैजा या हेपेटाइटिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, हेपेटाइटिस। तो हेपेटाइटिस क्या है, ये वायरस द्वारा रोग होता है। ठीक है, बाकी तीनों वायरस द्वारा नहीं होते हैं। हेपेटाइटिस क्या है, यह एक यकृत रोग है। ठीक है, यकृत रोग होता है, और ये आपका वायरस द्वारा फैलता है। ठीक है, लीवर लीवर में ये दिक्कत होती है। एलिसा परीक्षण किया जाता है एड्स पहचानने के लिए, क्षय रोगों की पहचान के लिए, मधुमेह की पहचान के लिए, टाइफाइड की पहचान के लिए। तो जो एलिसा परीक्षण होता है वो आपका होता है एड्स पहचानने के लिए। ठीक है,
एड्स एक विषाणु जनित बीमारी है, ठीक है, वायरस से होती है। एड्स का परीक्षण एलिसा एलिसा देखो इसकी परीक्षण की विधियां कौन कौन सी हैं? एक है एलिसा, दूसरी है डिप सटीक, ठीक है, ये है, बहुत कम सुनी होगी लेकिन ये भी एक विधि होती है, डिप डिप सटीक, ठीक है। और एक होती है ओरामोर, ठीक है, ओरामोर, ओरामोर, ठीक है। तो ये तीनों विधियां होती हैं, इनसे क्या होता है, पता किया जाता है, इसे एड्स पहचानने के लिए परीक्षण किए जाते हैं, और ठीक है। और इसका जो पहला रोगी था, जो एड्स का पहला रोगी था, वो 1981 में कहाँ पाया गया था? कैलिफोर्निया में पाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? थोड़ा सा आप लोग समझ सकते हैं कि मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं रही है अभी बीच में कुछ दिनों में, तो थोड़ा सा आवाज और थोड़ा सा बोलने का तरीका आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जैसा भी आप लोगों को लगे आप लोग प्लीज बताइएगा। पोलियो के टीके की खोज किसने की? ऑप्शन है फ्लेमिंग, जॉन साल्क, रॉबर्ट कोच या एडवर्ड जेनर, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है, पोलियो के टीके की खोज की थी जोन्स सॉल्क ने। सर्वप्रथम पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? जोन्स सॉल्क ने 1952 में, 1952 में, 1952 में की थी। और जिससे प्रभावित होने वाला जो अंग होता है पोलियो में, जो प्रभावित होने वाला अंग है वो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड रिबन एक्सप्रेस चलता फिरता दृश्य साधन है किसके लिए? एड्स हेतु जागरूकता का, पल्स पोलियो के प्रति जागरूकता का, बालिका शिशु के संरक्षण का, या सभी शिशुओं को कुपोषण से बचाने का, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो लगभग लोगों को पता ही होगा, ऑप्शन ए, एड्स हेतु जागरूकता का, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि अब आपको मैंने बता दिया कि अगर 1800 क्वेश्चन सिर्फ बायोलॉजी के हैं, अगर ऐसे 18 या 5400, अगर 5400 या 5500 करीब क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा साइंस से, तो लगभग आपका साइंस कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि जो आपका 6 to 8 जो बुक्स थी उनको तो कंप्लीट मैंने उस तरीके से पढ़ाई दिया, जो इंपॉर्टेंट चीजें थी, क्वेश्चन भी हो जाएंगे, तो आपको काफी मतलब आराम रहेगी। कम से कम 3 से 4 बुक ऐसी हैं जिनसे मैं ये क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, तो उस हिसाब से आपके लगभग आपका साइंस आराम से कंप्लीट हो जाएगा। इसमें हर तरीके के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अब 7वां क्वेश्चन देखिए, किस जंतु में तंत्रिका तंत्र होता है लेकिन मस्तिष्क नहीं होता? अच्छा क्वेश्चन है, पैरामीशियम, केचुआ, केकड़ा या हाइड्रा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है ये। तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का, वो है आपका ऑप्शन डी, हाइड्रा, ठीक है, ऑप्शन डी। किस जंतु में तंत्रिका तंत्र, तो हाइड्रा जो है इसमें क्या होता है? तंत्रिका तंत्र होता है लेकिन मस्तिष्क नहीं होता है हाइड्रा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है? स्टार फिश, कैट फिश, जेली फिश या गिटार फिश, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है वो क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, स्टारफिश। स्टारफिश जो है वो मछली नहीं है, ठीक है। कुछ जैसे समुद्री जंतु हैं उनके नाम मछलियों से मिलते जुलते होते हैं, लेकिन ये मछलियां नहीं होती है। तो इनमें कौन कौन से होते हैं? जैसे जेलीफिश है, ठीक है, मछली, जेलीफिश, स्टारफिश, सिल्वर फिश, कैटल फिश, ठीक है, ये क्या होते हैं? मछली नहीं होती हैं। सॉरी, यहाँ पे जेलीफिश भी हो गया, थोड़ा गड़बड़ हो गया, यहाँ पे कोई और ऑप्शन होगा, तो इसमें तो ये स्टारफिश और जेलीफिश ये दोनों ही आपकी मछली नहीं है, ठीक है। तो ये गलती नहीं है, मैंने यहाँ पे सुधार दी है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। अब ये कैटफिश और जो गिटार फिश है ये आपकी मछली है, ठीक। नेक्स्ट है, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन है स्पेंसर ने, डार्विन ने, वॉलेस ने या हक्सले ने। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, डार्विन ने, ठीक है। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? डार्विन ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की विशाल वन्य बिल्लियों में से किसके बारे में कहा गया है कि वह विलुप्त हो गई है? चीता, तेंदुआ, बाघ या सिंह, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, चीता, ठीक है। तो जो भारत की विशाल वन्य बिल्लियों में कहा गया है कि वह विलुप्त हो गए, तो चीता जो है वो आपका पिछले 1000 वर्षों में से केवल चीता को ही विलुप्त घोषित किया गया है, ठीक है। तो चीता इसका राइट आंसर होगा। मैमथ पूर्वज है, ठीक है, किसका है? कुत्ते का, घोड़े का, ऊंट का या हाथी का, ठीक है। मैमथ किसका पूर्वज है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, हाथी का। मैमथ किसका पूर्वज है? हाथी का। 12, क्वेश्चन नंबर 12 है, वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीवन का उद्गम हुआ है। ऑप्शन है 20,000 वर्ष पूर्व, 2 लाख वर्ष पूर्व, 20 लाख वर्ष पूर्व या 2 अरब वर्ष पूर्व, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन है
2 अरब वर्ष पूर्व। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 2 अरब वर्ष पूर्व। ठीक। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें है विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं। ऑप्शन है इथनोलॉजी, इथनोग्राफी, इथोलॉजी और एथिक्स। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, इथनोलॉजी। ठीक है, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण का जो तुलनात्मक अध्ययन है, यहाँ पे देखिए विभिन्न संस्कृतियों का लिखा है। ठीक है, तो क्या होगा, इथनोलॉजी। ठीक है, और जो इथनोग्राफी होता है वो किसी विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन होता है। जो इथनोग्राफी होता है ये किसी विशिष्ट, मतलब कोई एक विशिष्ट संस्कृति है उसका अध्ययन होता है, वो इथनोग्राफी होता है। इथनोलॉजी होता है विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक अध्ययन। ठीक है, इनमें बस बहुत हल्का सा अंतर है, इसको आप लोग समझिएगा। इथनोलॉजी में विभिन्न संस्कृतियों का अध्ययन, और इथनोग्राफी में किसी विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन। ठीक है, और जो इथोलॉजी होता है इसमें मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन होता है इथोलॉजी में। और जो एथिक्स है इसमें नैतिक आचार तथा कर्तव्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन होता है एथिक्स में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को इथोनोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है लाइकेन मिश्रित जीव है जो बने होते हैं, किसके बने होते हैं? ऑप्शन है कवक व जीवाणु से, कवक व कवक व शैवाल से, कवक व ब्रायोफाइटा से, या शैवाल व जीवाणु से। क्वेश्चन नंबर 14। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, कवक एवं शैवाल से। ठीक है, लाइकेन क्या होते हैं? ये दो पूर्णतया अलग वनस्पतियों से बना एक द्वैध पादप होता है। ठीक है, इसमें वनस्पतियों में एक होता है शैवाल और दूसरा क्या होता है? कवक। ठीक है, लाइकेन जो होता है ये मिश्रित जीव होता है। ठीक है, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है कार्बन चक्र में, ऑक्सीजन चक्र में, जल चक्र में, या नाइट्रोजन चक्र में? काफी इजी क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कार्बन चक्र में। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है? कार्बन चक्र में। नेक्स्ट है जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? जीवन चक्र की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है, पहले ऑप्शन सुन लीजिए, पुष्प, पत्ती, तना और जड़। इसका जो राइट आंसर है वो है इसका ऑप्शन ए, पुष्प। ठीक है, क्यों होता है? पुष्प जो है वो जीवन चक्र की दृष्टि से बहुत पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, या पौधे के प्रजनन में सहायक होता है, इसलिए जीवन चक्र की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण पौधे का जो अंग होता है वो होता है पुष्प। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। जीवों एवं वातावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओट ऑट इकोलॉजी, इकोलॉजी, सिन इकोलॉजी, या इकोतंत्र? क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, इकोलॉजी। ठीक है, जीवों एवं वातावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? इकोलॉजी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। जब दो जीव साथ रहें तथा एक को लाभ हो तथा दूसरे को कोई लाभ को ना तो कोई लाभ हो और ना कोई हानि हो, तो वो क्या कहलाता है? सिम्बायोसिस, पैरासिटिज्म, प्रीडेशन, या कॉमेंसलिज्म? ठीक है, अब देखिए जो सहजीविता होती है उसमें दोनों को फायदा होता है। ठीक है, साथ में रहते हैं दोनों को फायदा होता है। जैसे बगुला भैंस के ऊपर बैठता है तो भैंस की पीठ साफ हो जाती है, और बगुले को खाने के लिए उसमें जो उसके पीठ पे जो वो होते हैं, मतलब कीड़े होते हैं, उनको वो खाता है तो उसका काम हो जाता है। तो सहजीविता में तो ये होता है। लेकिन इसमें पूछा गया जब जब दो जीव साथ रहें तथा एक को लाभ हो तथा दूसरे को ना तो कोई लाभ हो ना कोई हानि हो, तो क्या कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, कॉमेंसलिज्म। ठीक है, कॉमेंसलिज्म क्या होता है? जब जो जो जीव साथ रहें और एक को लाभ हो तथा दूसरे को ना तो कोई लाभ हो और ना हानि हो, तो उसे कॉमेंसलिज्म, या इसको कहते हैं सहभोजिता। ठीक है, सहभोजिता। ठीक है, ये शब्द याद रखिएगा, ये दोनों शब्द सहभोजिता या कॉमेंसलिज्म। ठीक है, ये दोनों कहते हैं। नेक्स्ट है मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां हैं? 28, 30, 32, या 40? क्वेश्चन नंबर 19। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, 28। मनुष्य की जो खोपड़ी है इसमें टोटल कितनी अस्थियां होती हैं? 28 होती हैं। और 8 जो अस्थियां होती है वो मस्तिष्क के चारों ओर, जो मस्तिष्क का कपाल होता है, ठीक है, उनमें होती हैं। टोटल मस्तिष्क की खोपड़ी में, मनुष्य की खोपड़ी में टोटल 28 होती हैं, और मस्तिष्क का जो कपाल होता है, ठीक है, जो उसका खोल होता है, ठीक है, ब्रेन केस जिसे कहते हैं, उसमें 8 अस्थियां होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नाखून काटते वक्त दर्द नहीं होता है क्योंकि?
नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने होते हैं, नाखून शरीर का बेकार हिस्सा है, नाखून कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने होते हैं, ठीक है, जिनमें रक्त का संचरण नहीं होता है। नाखून बाह्य कंकाल के अंतर्गत आता है, जो कि केराटिन से बने होते हैं और इन्हें काटे जाने पर दर्द का आभास नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है? अस्थि, दंतवल्क, डेंटिन या सीमेंटम? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दंतवल्क। ठीक है, दंतवल्क जो होता है वो हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग होता है। हमारे दांत के ऊपरी भाग पर अत्यधिक कठोर श्वेत सा चमकीला भाग जिसे दंतवल्क कहा जाता है, हमारे शरीर का सर्वाधिक दृढ़ भाग होता है, जो कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का बना होता है। ठीक है, तो दंतवल्क जो होता है हमारा, ठीक है, वो सबसे दृढ़ भाग होता है हमारे शरीर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। एस्ट्रोजन क्या है? अस्थि, हार्मोन, एंजाइम या विटामिन? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, हार्मोन। एस्ट्रोजन क्या होता है? एस्ट्रोजन अंडाशय से स्रावित होने वाला एक हार्मोन है। ठीक है, ये आपका हार्मोन होता है एस्ट्रोजन। नेक्स्ट है, रक्त समूहों की खोज की थी किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, विलियम हार्वे ने, रॉबर्ट कोच ने, या कार्ल लैंडस्टीनर ने? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, विलियम हार्वे ने। रक्त समूहों की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी। ठीक है, और जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी, किसकी की थी? पेनिसिलिन की। और विलियम हार्वे ने रक्त परिवहन की खोज की थी। इसके अलावा जो टीबी की चिकित्सा और हैजे की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने की थी। रॉबर्ट कोच ने हैजे के टीके की खोज की थी। और कार्ल कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त आधान की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। ठीक है, अब देखिए हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी पाई जाती है, किसमें पाई जाती है? कान, नाक, आंख और पैर के अंगूठे में। इनमें से किसमें सबसे छोटी हड्डी किसमें पाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, कान। ठीक है, कान में जो स्टेपिज नामक जो हड्डी होती है वो आपकी सबसे छोटी हड्डी होती है आपके पूरे शरीर की, और जो फीमर हड्डी होती है जो पैर में होती है वो सबसे बड़ी हड्डी होती है। नेक्स्ट है, हृदय कब आराम करता है? कभी नहीं, सोते समय, दो धड़कनों के बीच, या यौगिक क्रिया के समय? काफी इजी क्वेश्चन है लेकिन फिर भी यहाँ पर कर दिया है। हृदय कभी भी आराम नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया किसके द्वारा रक्त में पृथक किया जाता है? आंत, आमाशय, प्लीहा या गुर्दा? क्वेश्चन नंबर 26। इसमें इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, गुर्दा, मतलब किडनी में। गुर्दा या इसको वृक्क भी कहते हैं। ठीक है, किडनी में रक्त में पीएच मान को स्थिर रखता है, तो और अपशिष्ट पदार्थों को मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। ठीक है, गुर्दा जो होता है, तो इसी के द्वारा यूरिया रक्त में पृथक किया जाता है। नेक्स्ट है, मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस, हेमोलिसिस, ओस्मोसिस या पैरालिसिस? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, डायलिसिस। ठीक है, तो मनुष्य के शरीर में खून की शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया है इसको क्या कहते हैं? डायलिसिस। ठीक है, और ये शरीर में संपूर्ण रुधिर जो है वो किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। ये भी हम लोग ऊपर वाले क्वेश्चन में देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हार्मोन इंसुलिन उत्पन्न करता है? क्वेश्चन नंबर जो 28 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28। तो इसके जो ऑप्शंस हैं वो हैं यकृत में, अग्नाशय में, गुर्दे में या पिट्यूटरी में? ठीक है, मानव हार्मोन इंसुलिन उत्पन्न करता है, तो इसका जो ऑप्शन राइट हैंड आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, अग्नाशय में। ठीक है, मानव हार्मोन इंसुलिन अग्नाशय में उत्पन्न करता है। इसमें क्या होता है? इंसुलिन हार्मोन का स्रावण अग्नाशय की लैंगरहैंस की दीपिका ग्रंथि से होता है। ठीक है, लैंगरहैंस की। यह रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। इसके अल्प श्रावण से मधुमेह रोग होता है। मतलब जो इंसुलिन नामक हार्मोन होता है उसकी कमी से आपको मधुमेह रोग मतलब डायबिटीज रोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो, फाइट और फ्लाइट हार्मोन कहलाता है? काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, फाइट और फ्लाइट हार्मोन कौन सा हार्मोन कहलाता है? इंसुलिन, एड्रेनलिन, एस्ट्रोजन या ऑक्सीटोसिन? तो इसका जो राइट आंसर है वो है एड्रेनलिन। ठीक है, इसको लड़ो या उड़ो या फाइट और फ्लाइट ये शब्द ज्यादा मिलेगा आपको।
फाइट और फ्लाइट हार्मोन किसे कहा जाता है? एड्रीनेलिन। ये क्या होता है? एड्रीनेलिन जो है हार्मोन, ये क्रोध, पीड़ा, डर, अपमान जैसे आकस्मिक समय में शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इसलिए इस ग्रंथि को जीवन रक्षक हार्मोन भी कहा जाता है। यहाँ पे लिखा है लड़ो या उड़ो, फाइट और फ्लाइट। ठीक, इसकी जगह पे जीवन रक्षक भी अगर आ जाए, जीवन रक्षक हार्मोन, ठीक, जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहते हैं, तो भी एड्रेनिल ही आपका इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए ये लास्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 30। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है, किसमें भंडारित रहता है? आमाशय में, यकृत में, अग्नाशय में या पित्त में? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, यकृत में। ठीक है, तो शरीर में जो अतिरिक्त ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है यकृत में। ठीक है, और यकृत क्या है? ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे 30 क्वेश्चन है, इनको मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। उम्मीद है आप लोगों को ये अच्छे लगे होंगे, और जैसा भी आप लोगों को ये पीडीएफ, मतलब यहाँ पे कुछ चीजें हैं मुझे वो लग रही हैं शायद आप लोगों को थोड़ी सी अजीब लगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए पीडीएफ फॉर्म में नहीं है, यहाँ पे सीधे मैंने पेज पे ये क्वेश्चन सेलेक्ट करके यहाँ पे लिखे हैं, और उन्हीं की उसी की पीडीएफ डायरेक्ट मैंने बना के आपके सामने कर दी है। ठीक है, पूरी सी आपको मेन चीज़ है, मैंने सोचा कि जितनी देर में मैं पीडीएफ बनाऊंगा उतनी देर में बाकी क्वेश्चन भी सिलेक्ट कर लूंगा, क्योंकि थोड़ा सा स्वास्थ्य भी गड़बड़ है, आप लोग जानते ही हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि धीमे धीमे अब फिर से इसको शुरू किया जाए, और थोड़ा सा जब शुरू होगा तो मैं अपना स्पीड पकड़ लूंगा, जैसे मैंने पहले भी किया है कि एक दिन में दो दो तीन तीन वीडियोस मैंने आप लोगों को दी हैं, आपके समय के हिसाब से। थोड़ा समय मिल गया है, इसलिए मैंने भी थोड़ा सा गैप यहाँ पे ले लिया था। ठीक है, तो जैसा भी आप लोगों को इस वीडियो में लगा हो वो प्लीज़ हमें बताइएगा। मैं फालतू की बात कभी नहीं करता हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे पूछना जरूरी है आप लोगों से। ठीक है, तो जैसा भी कोई कमी हो आप लोग बताइएगा, उसको अगर मैं सुधार सकूंगा तो जरूर सुधारूंगा। ठीक है, अभी ये मैं एक वीडियो ही, एक दो दिन मैं कोशिश करूंगा कि एक वीडियो ही टॉप 30 के यहाँ पे लेके आऊं, और फिर मैं कोशिश करूंगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों की एक ही वीडियो, तो 3 वीडियो ये हो जाएंगी। और फिर अगर और ज़्यादा थोड़ा सा चीज़ें अगर सुधरती जाएंगी तो मैं जो हिस्ट्री ज्योग्राफी और पॉलिटी की भी वीडियोस आपको अवेलेबल करा दूंगा। अगर इस तरीके से मैं करूंगा तो लगभग 10,000 क्वेश्चन आपके, अगर हिस्ट्री ज्योग्राफी और पॉलिटी भी आपकी करवा दूं तो आपके लगभग 10,000 क्वेश्चन आपके 2 महीने में कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, अपनी तरफ से मैं पूरी जान लगा दूंगा आप लोगों के लिए, जितना भी मैं कर पाऊंगा। और आप लोग अपने सजेशन देते रहिए, तो जो चीज़ आप लोग सजेशन देते हैं उस आधार पे भी मैं चीज़ें सोच लेता हूँ कि हाँ ये चीज़ ऐसे की जा सकती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।